हेलो, जैसा कि आपके सामने पीडीएफ है। अभी तक हम आपको पढ़ाए हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में पेज नंबर 397 तक। अब हम 398 आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको पीछे वाला देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो इधर ध्यान दीजिए। देखिए, उनकी बहुत अच्छी थी आँख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े बड़े ढंग के साथ मुहावरों की छड़ी बांध दी। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। मेरा छोटा भाई आँखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आँख में क्या क्या हुआ है? उत्तर मिला, आँख आई है। ये झट बोले उठे, भैया यह आँख बड़ी बला है, इसका आना उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेज गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील किया था। भट्ट जी की लिखावट में दो नमूने देखिए, कल्पना और आत्मनिर्भरता। पहले कल्पना में देखिए, यावत मिश्र और दरोगा की बलेगाह इस कल्पना पिचासनी का कहीं और छोर किसी ने पाया है। अनुमान करते करते हैरान गौतम से मुनि गौतम हो गए। करडाद तिनका खा खा कर किनका बीने लगने पर कि मन भावनी कन्या कल्पना का पार ना पाया। कल्पित बेचारे पांचवी तत्वों की कल्पना करते करते कल्पित अर्थात पीले पड़ गए। व्यास रे इन तीनों दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे? यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं सब कल्पना है, मिथ्या है, नाशवान है और क्षण भंगुर है। अतएव है। ये कौन लिख रहा है कल्पना में? बालकृष्ण भट्ट जी। आत्मनिर्भरता में देखिए, आत्मनिर्भरता इधर 50-60 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा हमारे देश वाले किसी और भलाई की ओर ना झुके, वरना 10 वर्ष की गुड़ियों का ब्याह कर पहले से ड्योढ़ी दुनी दृष्टि अवलता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटना चाहिए। आत्मनिर्भरता में दृढ़ अपने कुबेते बाजू पर भरोसा रखने वाला पुष्टिवीर पुष्टकर भाग्यवान एक संतान अच्छा कुकर सूकर में निकम्मे रंग हैं, दास भाव से पूर्ण पर भाग्य पर जीवी 10 किस काम के हैं। निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे जो उनके हिंदी प्रदीप में छपे हैं, जैसे कलिराज की सभा, रेल बिकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। इन्होंने माइकेल मधुसूदन दत्त के पदावली
समिष्ठा और समिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों के अनुवाद भी किए। तो कौन से नाटक? पद्मावती और समिष्ठा का अनुवाद किया था इन्होंने, मधुसूदन दत्त के नाटक का। तो अब आगे देखिए। ये है अगला पेज। संवत 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास के संयुक्ता स्वयंवर नाटक सच्ची समालोचना भी और पात्रों में उसकी प्रशंसा देखकर की थी। इस वर्ष उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचन अपनी कविता में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले 2 लेखक को समझना चाहिए। चौथा, उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी। तो अभी तक आपने 3 पढ़ी, चौथा देखिए। पहला था आपका भारतेंदु, दूसरा प्रताप नारायण, तीसरा बालकृष्ण भट्ट। अब चौथा है बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय। चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर के एक भजत ब्राह्मण वंश के भद्र कृष्ण 6 संवत 1912 को और मृत फागुन शुक्ल 14 अभिजात है ये भिजात व्रत 1979 को हुई। इनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। बातचीत का ढंग बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्तपूर्ण वाक्य उनके से निकलते थे। लेखन काल के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखकों में यह विशेषता पाई जाती थी। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं सा रखते थे। उपाध्याय पंडित बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की शैली, इनका पूरा नाम है उपाध्याय पंडित बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजबून बातें थे कि पाठक एक एक डेढ़ कालम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास, अंगूठे, पदविन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को ही वे मर्जन नहीं कर लेते थे, तब तक कि छपने नहीं देते थे, जब तक मर्जन न कर ले बात को कहा और लिखा। भारतेंदु के घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग के जो कुछ लिखे जाते थे उसे यदि एक बार और देख परिमार्जित कर लिया करते तो वह और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। यानी एक बार और देख लेते तो। एक बार उन्होंने मुझसे अंग्रेजों के 2 दल को जाने पर एक नाटक लिखने को कहा। मैंने जब लिख कर दिया तब उनके वाक्य को पढ़कर ये कहने लगे कि ये यूँ कह दीजिए, दोनों दलों की दलदली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। भाषा अनुप्रासमयी और चूहाती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। चौधरी साहब के कई नाटक लिखे। भाग्य सौभाग्य अंग्रेजों के अवसर पर खेले जाने के लिए 1888 में लिखा गया था। भाग्य सौभाग्य यह नाटक विलक्षण पात्र, इनके अधिक
और इतने प्रकार के थे कि अभिनय दुस्साहस की समझिए। भाषा भी रंग बिरंगी, पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, वैशाली, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, सब कुछ मिलेगी। ठीक है, इस नाटक में ऐसा था, नाटक जो विलक्षण था। नाटक का कथा वस्तु है बद एक बदल। हिंदी की प्रेरणा से सन 1857 का गदर अंग्रेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल अंग्रेज की स्थापना। नाटक के आरंभ के दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का भारत के प्रस्थान, भारतेंद्र के पे धन विदेश चली जाए आहे अति ख्यावरी से अधिक कायोचित और मार्मिक है। प्रयाग रागमने नाटक में राम का भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की ब्रज भाषा ब्रज रखी गई। वीरांगना रहस्य महानाटक अथवा वैश्या विनोद महानाटक दुर्व्यसनग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने संबंध 1943 में ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादम्बरी में निकालते रहे, पर पूरा ना कर सके। इसमें जगह जगह श्रृंगार रस और श्लोक, कवित्व, सवैया, गजल, शेर इत्यादि रखे गए। विनोदपूर्ण प्रहसन तो अनेक प्रकार के ये अपने पत्रिका में बराबर निकालते रहे। सच पूछिए तो आनंद कादम्बरी प्रेम घन जी ने अपने ही उमड़े हुए विचार और भाव को अंकित करने के लिए निकाली थी, और लोगों के लेख उनमें नहीं बराबर रहा करते थे। पर इस भारतेंदु ने एक बार उनसे कहा था कि जनाब, यह किताब नहीं है कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते, बल्कि अखबार के जिनमें अनेक जन लिखित लेख होना आवश्यक है, और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिखावट हो। अपनी पत्रिका में किसी शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए। इसे लिखने के लिए हम उनके प्रारंभ काल संबंध 1938 की एक संख्या से कुछ अंश नीचे देते हैं। परिपूर्ण पावस। जैसे किसी देश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है, तद्रूप पावस के आंगन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ भूमि हरी भरी होकर नाना प्रकार के घासों से सुशोभित भई, मानुष मारे मोद के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई। सुंदर हरित प्रतावली से भरित तरुगनों की सुझावनी लताएं लिपट लिपट मानो मुग्ध मयंक सुखियों को अपने प्रितमों के अनुरागनी की विधि बतलाई। इससे युक्त पर्वतों के श्रृंगार के नीचे सुंदरी दरी समूह के स्वच्छ श्वेत जल प्रभाव के माने पारा की धारा और बिल्लोर की धार को तुच्छ कर युगल पार्श की हरी भरी भूमि की जो मारे हरेपन को श्यामता की झलक दे अलका की शोभा लाई। बीचों बीच मांग भी गाढ़ मन मांग लिया और पत्थर की चट्टानों सुबुल अर्थात हंसराज की जटाओं का फैसला बिखरी हुई लाटों के लवण का लाना है। पेज नंबर 104। बद्री जी में समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। संबंध 1902 की संख्या का एक स्थानीय संवाद देखिए। दिव्य देवी श्री महारानी बड़हर लाख झंझट झेल और चिरकाल पर्यंत बड़े बड़े दोग और मेल से दुख के दिन सकेल अचर कोट का पहाड़ ढकेल फिर गद्दी पर बैठ गए। ईश्वर का भी यह खेल है कि कभी भी
मनुष्य पर दुख की रेल पेल और कभी उसी का सुख के कुलेल है। पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद निकाला, उसके शीर्षक भी वर्षों उसे रूपक हुए, जैसे संपादकीय सम्मति समीर, पेरकला पिक्लावल, हास्य हरितकुंज, कुलाकवली, काव्यमृत वर्षा, विज्ञापन वीर बहुटिया, नियम निखोश। समालोचन का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। समालोचन पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उनके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था, उसकी आलोचना कादम्बरी में 5 पृष्ठों में हुई थी। लाला श्रीनिवास दास ने संयुक्ता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचन चौधरी जी की कादम्बरी पृष्ठों में निकाली थी। उनका कुछ अंश नमूने के लिए नीचे दिए जाता है। यद्यपि इस पुस्तक की समालोचन करने के पूर्व इसके समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है, क्योंकि जब हम इस नाटक की समालोचना और बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं तो अपनी ओर से जहाँ तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते नहीं दिखते। नाट्य रचना के बहुतेरे दोस्त हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखाया है, अतः उसमें हम विस्तार नहीं देते। हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष है, जो जानना चाहिए। यदि संयुक्ता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो उसके कोई दृश्य स्वयंवर का रखना मानो इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्णनीय विषय है। नाटक के प्रबंध का कुछ कहना है, नाटक के प्रबंध का विषय का कुछ कहना है। एक गंवार भी जानता होगा कि स्थान परिवर्तन के कारण निर्भक की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थान पर बदलने से पर्दा बदल जाता है। तो आगे कल, नमस्कार, आगे का कल पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का स्तर। आशा कर रही हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।